घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं 51 की बात करूंगा। 51 की जो ये संख्या है, जो ये आंकड़ा है, गांव देहात में, हमारे रीति रिवाजों में, हमारी परंपराओं में, हमारे संस्कार में इसे शुभ माना जाता है, शगुन के तौर पर। अब आप कहेंगे 51 की चर्चा क्यों? दरअसल आज 51वां दिन हो गया है किसान आंदोलन को। अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं किसान। तीनों कानून निरस्त किए जाएं, रद्द किए जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। और इसी समस्या के हल के लिए आज एक और दौर बातचीत हुई विज्ञान भवन में। सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ किसानों की एक दौर और बातचीत हुई। लेकिन वो पुरानी कहावत है ना, ढाक के वही तीन पात, फिर से मिली एक और तारीख। अब ये फिल्मी डायलॉग भी घिसा पिटा दिखने लगा है, क्योंकि मिलती है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। अब अगली तारीख तय कर दी गई है, मुकर्रर कर दी गई है, 19 जनवरी। आज से 4 दिन बाद वही 12 बजे, दोपहर 12 बजे, इसी विज्ञान भवन में, जिसकी मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, एक और दौर बातचीत होगी। लेकिन क्या समस्या का कोई हल निकलेगा? क्योंकि सिचुएशन, वो यथास्थिति बरकरार है, कायम है, जस की तस है। सरकार कह रही है हम संशोधन के लिए तैयार हैं। किसान कहते हैं संशोधन पर हम कतई मानने वाले नहीं हैं। हमें तीनों कानून रद्द करवाने की जो मांग है उससे पीछे हटने नहीं वाले हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एक रास्ता निकल सकता है कि सरकार कानूनी जामा पहना दे। जब सरकार कह रही है हम लिखित आश्वासन दे सकते हैं, तो जब लिखित आश्वासन दिया जा सकता है तो कानूनी जामा पहनाने में ऐसी क्या बड़ी दिक्कत है? ऐसा क्या आर्थिक असंतुलन हो जाएगा? ऐसा क्या बोझ पड़ जाएगा सरकार पर कि लिखित में देने को तैयार है लेकिन कानूनी जामा नहीं पहना रही है? उधर किसान संगठन भी सिर्फ कानूनी जामा पहना दो, न्यूनतम समर्थन मूल्य को, उससे मानने वाले नहीं हैं। वो कह रहे हैं इट इज अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। जो इकोनॉमिक्स में, जो भी इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, ये चीज बड़ी इस्तेमाल होती है, इट इज अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन, कि ये कर दो, ये जरूरी है पर ये अपने आप में मुकम्मल नहीं है। और इसी में पेंच अटका हुआ है। और अब किसान कह रहे हैं कि देते रहिए जी तारीख पर तारीख। ये बिना सुनवाई के मुकदमा हो रहा है, मुकदमा करते रहिए, तारीख देते रहिए। अब हम 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पर अपनी ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, पर उससे पहले क्या कोई रास्ता निकलना चाहिए और खुला मन करना होगा क्या सरकार को भी, किसानों को भी। ये बात मैंने कल अपने कार्यक्रम में भी कही थी। और उधर वो एक गाना है ना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब किसानों के आंदोलन में विपक्षी दलों का क्या काम है, ये सवाल मैं लगातार पूछ रहा हूं। बीजेपी कांग्रेस बनाने की बड़ी कोशिश हो रही है इस पूरे आंदोलन को, लेकिन न्यूज 24 पर हमारा यह साफ मानना है, यह समस्या, यह दिक्कत किसानों और सरकार के बीच है। विपक्ष समर्थन दे ना दे वो एक अलहदा मसला है, लेकिन आज कांग्रेस भी कूद पड़ी। ऐलान किया था कुछ दिन पहले कि वो किसान अधिकार मार्च निकालेंगे, राजभवनों का घेराव करेंगे। तो वो लखनऊ हो, पटना, भुवनेश्वर, कोलकाता, चंडीगढ़, जम्मू और खास दिल्ली। यहां पर दिल्ली में तो राज्यपाल होता नहीं है, उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी के दफ्तर का घेराव किया। और एक कन्वीनियंट पॉलिटिक्स जो है ना, उसकी भी तस्वीर देखिए। ये बीच में कन्वीनियंट पॉलिटिक्स की तस्वीर है। दिल्ली में एलजी के घर तक जाने में कोई खास दिक्कत नहीं होती, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां पर पहुंच गए। कल तमिलनाडु से भी किसानों का समर्थन किया। सही समर्थन तो तब होगा जो इस कड़ाके की ठंड में, इस जाड़े में, और 3 दिन से जबरदस्त कोहरा भी है, रूह कपा देने वाली ठंड है,
1.5 से 2 डिग्री तो दिल्ली का तापमान भी आ गया है। वहां पर किसान डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, उनके साथ नहीं जाकर कोई बैठेगा। यह विपक्षी दलों की ही बात नहीं है, सत्ता पक्ष भी इनसे बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी गुजरात के किसानों से बात करते हैं, रायसेन के किसानों से बात करते हैं। 25 तारीख को, 25 दिसंबर की बात कर रहा हूं, 7 राज्यों के किसानों से बात करते हैं, लेकिन जो किसान आंदोलित है उनसे कोई राब्ता नहीं रखता है। या उनके साथ बैठिए ना, समझ में आएगा कि आंदोलन कितनी मुश्किलों से ये कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है, महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों का इसमें कोई काम नहीं होना चाहिए, लेकिन डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, पर इनके साथ कोई नहीं जाता। पर सियासी जो जमीन खोदी है विपक्ष ने, उसे भी वापस हासिल करने का एक जरिया बना रहे हैं क्या इस किसान आंदोलन को विपक्ष? यह भी सवाल है और यह भी मैं आज पूछूंगा। लेकिन पहले आपको सुना दूं, नरेंद्र सिंह तोमर क्या कह रहे हैं, अभी भी आशान्वित है। राकेश टिकैत 2-2 क्या कह रहे हैं और राहुल गांधी ने क्या कहा, पहले सुनिए। यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। हमने उनको ये भी कहा है कि वो चाहें तो अपने बीच में एक अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक प्रकार से कानून पर बात कर सकते हैं। बैठक में सरकार नहीं मान रही, अभी मान नहीं रही सरकार, तो गतिरोध कैसे खत्म होगा? और हम क्या खत्म कर रहे हैं? हमने कहाँ हम गतिरोध खत्म करेंगे? लंबा चलेगा मामला, लंबा चलेगा, ट्रैक्टर मार्च एज इट इज रहेगा, लगेगा चलेगा ट्रैक्टर मार्च। बेसिक जो रिस्पेक्ट होती है, बेसिक जो इज्जत होती है, नरेंद्र मोदी जी किसान की इज्जत नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगर हमने इसको 10, 15, 20, 30 दिन यहाँ बैठा दिया, ये भाग जाएगा, डर जाएगा, हट जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का किसान नहीं डरेगा, नहीं हटेगा, वो बैठा रहेगा। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, सरकार किसान दोनों अड़े, कैसे निकलेगा समाधान? और किसानों के आंदोलन में कांग्रेस का क्या काम? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, लोकसभा सांसद हैं, नौकरशाह रह चुकी हैं, IAS थी, अपराजिता सारंगी। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता, बद्री नारायण चौधरी, भारतीय किसान संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा ये संघ है, उसके महासचिव, और 2 आंदोलित किसान नेता, जसबीर सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, और इसके अलावा शिव कुमार, आदर से, प्यार से, सम्मान से इन्हें कक्का जी भी कहते हैं, और आज वार्ता में थे तो वो पट्टा भी अभी इनके गले में है, जो विज्ञान भवन में एंट्री की आपको इजाजत देता है। पर अपराजिता, मेरा सवाल ये, 51 दिन हो गए और आप बहुत बार मेरे शो में आई हैं, पर कुल मिलाकर तारीख पर तारीख ही मिल रही है। यह तारीख पर तारीख से समस्या का हल निकल जाएगा क्या? आप सबको नमस्कार। दुर्भाग्यवश आज जब नवे दौर की बातचीत हुई, हम फिर असफल रहे, किसी भी निर्णायक स्थान पर नहीं पहुंच पाए हैं, और मुझे लगता है कि कुछ लचीलेपन की जरूरत है। बहुत ही विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूंगी कि हमारे किसान संगठनों के प्रतिनिधि जब टेबल पर बातचीत करने के लिए आते हैं तो उन्हें सकारात्मक मनोवृत्ति को लेकर आना चाहिए। एक दूसरा, थोड़ा लचीलापन होना चाहिए। रिजिडिटी अगर हुई तो समाधान नहीं होगा। देखिए, जहां तक सरकार की बात है, मुझे लगता है सारा देश जानता है हमारा रुख क्या है, हमारी मंशा क्या है। हम किसानों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और मैं आपको बता दूं कि हम लोग संशोधन के लिए तैयार हैं। हम न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए लिख कर देने के लिए तैयार हैं, और मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में हमारे अन्नदाताओं के जो प्रतिनिधि आते हैं वो भी ऐसा ना कहें कि इन्हें रिपील किया जाए। हमें बीच का रास्ता खोजना होगा, और मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय में जब मामला दर्ज है और सर्वोच्च न्यायालय चाह रही है
कि एक पैनल बैठेगा और पैनल में दोनों नहीं, पक्षों पैनल की बखियां उधड़ गई हैं अपराजिता। तो आपको मुझे मालूम है लगता ना है कि, पैनल वो कहां से पैनल भी बना? बैठेगा। कुछ दिनों की स्वतः बात है, सुप्रीम पैनल भी कोर्ट ने बैठ उस जाएगा। पैनल की घोषणा कर दी और उस पैनल में से जी। अब भूपेंद्र सिंह मान ने इस्तीफा दे दिया, ये जी। कहते हुए वो किसानों के हितों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं इस कमेटी से। मतलब कहने का यह हुआ कि यह कमेटी किसानों के हितों को अनदेखा कर देगी, उनके हितों का संज्ञान नहीं लेगी। अनिल घड़वत भी कह रहे हैं मैं तो किसानों के साथ आकर अब प्रदर्शन करूंगा। हो सकता है 1-2 दिन में वो भी इस कमेटी से बाहर निकल जाएं। तो कमेटी तो नॉन स्टार्टर हो चुकी है। मैं कहूंगी भूपेंद्र सिंह मान कमेटी से निकलना उनका निजी निर्णय था। मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में है, एपेक्स कोर्ट में है, और मुझे लगता है कि अभी किसी भी तरह की टिप्पणी देना अपरिपक्वता होगी। नहीं, हम कुछ भी नहीं कहना अपरिपक्वता चाहिए। नहीं करते। और ये उनका निजी निर्णय है। ना, हम देखिए, जो अपरिपक्वता नहीं करते, हमने पूरे परिपक्व तरीके से हम किया, चर्चा तो करते ये हैं उनका निजी अपराजिता। निर्णय है, इस पे कुछ भी देखिए नहीं कहा जा सुप्रीम सकता कोर्ट है। के सामने जो मामला है वो कि ये आंदोलित क्यों है किसान, इनको हटाया जाए ना हटाया जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। दूसरा काम है, आप मुझसे बेहतर जानती हैं, करियर ब्यूरोक्रेट रह चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून वो वैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसी पर फैसला सुनाता है ना, पॉलिसी मैटर्स पर इंटरवीन थोड़ा करता है। ये आप भी जानती हैं। वहां से रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता सरकार और किसानों को निकालना पड़ेगा ना। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही सही तरीके से, बहुत क्लियरली और स्पष्टता के साथ 3 बातें कही हैं। एमएसपी पर उन्होंने अपना राय दे दिया है कि क्या दे दिया? उठाने का सवाल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कब किसानों कहा? की जमीन नहीं सुप्रीम कोर्ट ने जाएगी, ये कब भी कहा कह दिया। अपराजिता? दूसरा कहा पैनल की ना, बात। नहीं, जी। सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि एमएसपी हटाने का सवाल ही नहीं है? नहीं, देखिए, आप अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, जो पहला उनका जो निर्णय है आप उसे पढ़ ले। पहला जो उनका निर्णय है या आदेश है, एमएसपी पर कुछ नहीं कहा। उनका आदेश यह है कि इसके अमल पर हम रोक लगाते हैं, सिंपल। नहीं, अमल पर लोग तो लगाए हुए हैं, वो तो अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, वो तो रोक लगी है। हाँ। उसके बाद आप पढ़ें, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसी भी तरह के भय की आशंका की ये जरूरत कहना नहीं है। तो जी, भय आशंका अलग चीज हो जाती है कि एमएसपी बना रहेगा, ये नहीं। पर आपने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया अपराजिता, आपने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया कि किसानों को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और रुख लचीला करना होगा। तो जब सरकार के नुमाइंदे, मंत्री, और मैं उसमें डिबेट में नहीं जाना चाहता, आप जानते हैं पीयूष गोयल हैं, दानवे साहब हैं, सबने क्या क्या कहा, खालिस्तानी से लेकर पाकिस्तानी से लेकर चीन और पाकिस्तान समर्थित और फंडेड, ये तमाम बातें जब कही जाती हैं किसानों के बारे में, आप ही के सहयोगी चैनल पर आकर नाम लेकर कि दर्शनपाल जो इस पूरे समूह के, इस प्रतिनिधि मंडल के अगुवाई कर रहे हैं, उन्हें अल्ट्रा लेफ्टिस्ट और माओइस्ट कहती हैं। बलबीर सिंह राजेवाल देश के सबसे उम्रदराज, एक मिनट सुनिए, सबसे उम्रदराज, सबसे ज्यादा तजुर्बे वाले किसान नेता 1966 से आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें माओवादी कह देती हैं। तो सरकार कौन सा सकारात्मक रुख दिखा रही है? नहीं, मैं कह दूं, देखिए, कुछ लोगों ने ऐसा कहा है, मैं मानती हूं उन्हें नहीं कहना चाहिए, और इस बारे में हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह ने हमारी सरकार का रुख के सबके सामने जाहिर कर दिया है। ये गलत है, जो गलत है वो गलत है, और वो जो ठीक है वो ठीक है। कुछ शब्द हैं जो कुछ लोगों ने बहुत गलत प्रयोग किया, मैं मानती हूं। तो सरकार को भी सकारात्मक होने की जरूरत है। एक लचीले की बात और मैं पूछ लूं, बाकी पैनलिस्ट भी बैठे हैं। अपराजिता, लचीले रुख की बात कर रहे हैं आप, किसानों से मैं पूछूंगा, किसान भी जिद पर अड़े हुए हैं, उनसे मैं पूछूंगा, उनका भी पीछा नहीं छोड़ूंगा। पर जब आप लचीले रुख की बात करती है ना, जो ये बातें आपने गिनवाई, ये 3 दिसंबर को तय हो गया था। 3 दिसंबर को तीसरी दौर बातचीत में ही सरकार ने कह दिया था हम लिखित आश्वासन दे देंगे एमएसपी पर और कानूनों में संशोधन कर देंगे। आज हम 15 तारीख में बैठे हैं, तो 1 महीना 12 दिन हो गए, और दिसंबर 31 का महीना होता है तो 1 महीना 13 दिन हो गए। स्थिति तो जस की तस है। सरकार ने लचीला रुख कहां अपना लिया? अगर लिखित आश्वासन दे रहे हो आप एमएसपी पर, कानूनी जामा पहना दो। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा? मेरी समझ से परे है ये। अभी संदीप जी, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य
प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में नहीं आया है, ये चला आ रहा है, हाँ, सदियों से 1967 चला रहा से। है, हम जानते हैं कब से चला रहा है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहना देना ये बहुत आसान काम नहीं है। क्या मुश्किल है बताइए तो। फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है एक। ना मैं फाइनेंशियल इंप्लीकेशन पर ही हूं। एक मिनट, अब मुझे समझाइए, मेरा ज्ञानवर्धन कीजिएगा और दर्शकों का भी। सारा एमएसपी पर खरीदी तो सरकार नहीं करती, सरकार करेगी। प्रधानमंत्री बोलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने बोला, आपके अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बोला कि अरे भाई मंडी में बेचना है, मंडी में बेचो, ऊपर के दाम मिलेंगे तो बाहर बेच दो। तो ऊपर के दाम की बात हो रही थी, तो फ्लोर सीलिंग लगाने में ये फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, ये आर्थिक बोझ किसके कांधे पड़ रहा है? किसी के भी नहीं। आप तो कहते हैं ऊपर ही बिकेगा। प्रोक्योरमेंट होता है, जब सरकारी प्रोक्योरमेंट की अपनी सीमाएं होती हैं। नहीं तो कंपनियां, निजी कंपनियां खरीदेंगी ना, एमएसपी से नीचे ना खरीदें। मतलब आप मान रहे हैं कि निजी कंपनियां एमएसपी से नीचे खरीदेंगी, इसीलिए कानूनी जामा नहीं पहना रहे? नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा किसान स्वतंत्र हो, सशक्त हो। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं। बात वाजिब है। चाहती हूँ, हमारे किसान भाई भी मौजूद हैं पैनल में, मैं कहना चाहूंगी, मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। संदीप जी, मुझे जरा सा आप 30 सेकंड का मौका। बिल्कुल लीजिए ना। देखिए, अभी कुछ दिन पहले कर्नाटका में 1100 किसानों ने रिलायंस रिटेल के साथ चुक्तिनामा किया, चुक्तिनामा पर दस्तखत किए। और क्या था, वो लोग अपना धान मसूरी वैरायटी बेचना चाह रहे थे 1950 रुपए पर क्विंटल पर। 1000 टन अपना धान वो बेचना चाह रहे हैं, चुक्तिनामा हो गया। और आप जानते हैं कि इस बार एमएसपी क्या है धान की? एमएसपी है 1850 रुपए, 1868, हाँ, नहीं 100 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा उनको मिलेगा। उन्होंने रिलायंस रिटेल के साथ चुक्तिनामा किया और फर्स्ट वीक तक, मुझे लगता है सेकेंड वीक तक पूरा प्रोक्योरमेंट हो जाएगा। आपको 3 और उदाहरण दे दूं जहां पर करारनामा हुआ और भाग गया, आज भी उसको ढूंढते फिर रहे हैं। एक जगह 240 करोड़ का माल था, एक जगह 400 करोड़ का माल था, और किसान ढूंढते फिर रहे हैं कि भैया कौन था। सकारात्मक होना होगा। जब तक हम सकारात्मक नहीं होंगे, नहीं, आप देखिए, आप हल्के से मुद्दे से निकल गई। आप करियर ब्यूरोक्रेट है ना, अपराजिता। मेरा सवाल, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन किस पर पड़ेंगी? अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहना दिया जाए, तो आप तो कहते हैं ना कि भाई मंडी में तो हम खरीदेंगे, और सरकार भी एक लिमिट है, मैं जानता हूं, उतना ही खरीदेगी। सारा माल क्यों खरीदे सरकार? पर अगर प्राइवेट कारोबारी खरीदेगा, वो भी एमएसपी या एमएसपी से ऊपर ही खरीदे, तो फ्लोर सीलिंग कर दो। उसमें किस पर बोझ पड़ रहा है, ये मुझे समझाइए ना। नहीं, देखिए, मैंने कहा कि इसकी समीक्षा की जरूरत है, इसके विश्लेषण नहीं, आपने कहा फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस है, मतलब कारोबारियों पर बोझ पड़ जाएगा। मुझे बोलने दे, हाँ, मुझे बोलने दे। इसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है, सरकारी प्रोक्योरमेंट की अपनी सीमाएं हैं। तो सारी, कौन कह रहा है वो सीमाएं बढ़ाने के लिए? लॉ बनाया जाता है, सारी बातों को देखकर एक लॉ बनाया। नहीं, कौन कह रहा है सरकार अपनी सीमाएं बढ़ाए? और हम तो कह रहे हैं कि हम लिख कर देने, निजी कंपनी खरीदे ना एमएसपी पर। सवाल ये है, सिंपल सवाल है। देखिए, वो बाद की बात है, हम तो अभी सीधा नहीं, निजी कंपनी क्यों ना खरीदे? सरकार खरीदेगी एमएसपी पर, निजी कंपनी क्यों ना खरीदे एमएसपी पर? अपराजिता, हम कह रहे हैं कि, देखिए संदीप जी, मैं कह रही हूं, सरकार कह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हम खरीदने के लिए राजी हैं। और तो राजी कीजिए ना निजी कंपनियों को भी, इन व्यापारियों को भी, आड़तियों को भी। हम लिख कर देने के लिए तैयार हैं। क्यों? आप कानूनी जामा क्यों नहीं मनाते? वो भी ना खरीदे, लिख कर देने से क्या है? निजी कारोबारी नहीं मानेगा आपकी लिखित बात। सरकार तो खरीदेगी, वो नहीं खरीदेंगे। 20-30 साल से ये चला रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य, अभी तक किसने क्यों नहीं कानूनी जामा पहनाया? ये बात वाजिब है आपकी। सब घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अभी मैं कांग्रेस से भी सवाल पूछने वाला हूं, पर प्रधानमंत्री 2011 में वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष थे मनमोहन सिंह को लिखते हैं ना कि कानूनी जामा पहनाओ एमएसपी को। 2011 में लिखा था, तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। 50-60 साल से कांग्रेस ने, विपक्षी दलों ने क्या किया? कांग्रेस ने देश का भट्टा बिठा दिया। आप नया इंडिया बना रहे हैं ना, तो नए इंडिया में कानूनी जामा पहना दो।
देखिए, हम लिख कर देने के लिए तैयार हैं। बहुत सारी बातें हैं जिसका चलिए ठीक है, ठीक है। सकारात्मक और लचीले पर आता हूं। आप ना सकारात्मक हैं कक्का जी, और ना आप लचीले हैं। आप तो अब राकेश टिकैत बिल्कुल दो टूक कह देते हैं कि नहीं अरे ये तो ऐसे ही मुकदमा चल रहा है, खामखा की बातें हो रही हैं, चले जाते हैं, बुला लिया है तो हम तो परेड निकालेंगे और हम तो 2022 क्या 2024 तक बैठे रहेंगे। बैठने से हल निकलेगा क्या? जिद पर तो आप भी अड़े हुए हैं। देखिए, हम जिद पर बिल्कुल नहीं हैं। 12 हमारी मांगे थी, जिसमें C250 था, ऋण मुक्ति था। हम लोगों ने बैठ के चर्चा की कि वर्तमान में तो हमारे पास तो 3 काले कानून जो आए हैं, जिसमें MSP पर क्रय करने का कोई प्रावधान नहीं है, तो हम इस 2 मांगों को लेकर 10 कदम हम आगे चले और 2 मांगों को लेकर कि ये 2 मांगे हमारी बहुत आवश्यक हैं, और अगर ये 3 कानून लागू होते हैं, हमको MSP पर खरीदने का कोई कानून ये बता नहीं। 2 मांग नहीं, आप 8-9 मांगे। आपने उसमें पराली भी जोड़ दिया था, सरकार ने वो वापस लेने पर रजामंदी हुई। आपने बिजली संशोधन विधेयक भी लेकर आ गए। आप भी तो बहुत सारी चीजें उसमें लेकर आ गए थे। 2 मांगे तो जो स्थानीय है, ये पराली हरियाणा का मामला स्थानीय है, और ये तो कोई पागल सरकार ही ऐसा कर सकती है कि 1 करोड़ का फाइन किसान पे लगाओगे आप। ये कोई सामान्य सरकार जिसकी जमीन 1 करोड़ की नहीं है, उस पर आप लेके आओगे। बिजली के मामले में वही 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, वो ऑर्डिनेंस वैसे ही खत्म हो चुका है, तो वो 2 मांगों कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट आप करते हैं ना। अब किसानों के खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए हैं, अब उनको हटा दो। आज भी 2-3 मांगे आपने ऐड कर दी। नहीं, हमारी कोई मांग ऐड नहीं है, हमारी 2 ही मांगे हैं। चर्चा हमारी इस बात पर हुई कि जब से ये आंदोलन चल रहा है, भांति भांति प्रकार के हम पर आपने आरोप लगाए हैं। जिन हमको आढ़तियों ने हेल्प की, उन पर आपने इनकम टैक्स के छापे डाले। जो ट्रांसपोर्टर हमको लाने ले जाने का काम कर रहे हैं, उन पर आपने केस लगाए। हरियाणा के 900 किसानों पर आपने 307। तो ये बातें हुई ना आज। ये बातें हुई, मुझे पता होता है, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं। मैं ऐसे ही ये बातें हुई हैं तो सरकार को आगाह किया है। हमने ये नहीं कहा कि आप हटा दीजिए, कुछ करिए। हमने आगाह किया है कि दमन आपका ठीक नहीं है। इस प्रकार का आप दमन करेंगे तो देश में बड़ा भूचाल आ जाएगा। पर ये नेसेसरी, इट इज अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। आप MSP को कानूनी जामा पहना दिया जाए, उसके बाद संशोधन पर बात क्यों नहीं करते? सरकार से क्यों नहीं कहते कि आप MSP को पहले कानूनी जामा पहनाओ? आज मैंने असल जड़ तो ये है, ये मानेंगे आप, और ये मैं पहले दिन से मेंटेन कर रहा हूं। आज मैंने ही बात रखी थी कि हमको तोमर साहब आप ये बताइए कि MSP को हम तीसरे राउंड से ले रहे हैं। आप कहते हैं कि हम तैयारी से नहीं आए हैं, इसमें वित्त विभाग, अन्य विभागों का सामंजस्य करना पड़ेगा, अगली बैठक में लेंगे, फिर अगली बैठक में लेंगे। आज मैंने बहुत साफ कहा कि आप इससे भाग क्यों रहे हैं, MSP पर चर्चा पर क्यों आप भाग रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि छोटी कमेटी बना लेते हैं। नहीं, उनका तो साफ मतलब ये कहना हुआ कि एक इनफॉर्मल ग्रुप बना लो। मतलब आप सब लोगों को कानून की पूरी समझ नहीं है, जिनको समझ है उनका ग्रुप बना लो। जी, उसका जो उनका भाव है वो भी हम समझ रहे हैं। इनफॉर्मल ग्रुप का क्या मतलब है। और साथ में ये भी कहा कि छोटी कमेटी। नहीं तो MSP पर क्या कहा गया सरकार की? MSP पर उन्होंने कहा कि इसको अगली बैठक में बात कर लेंगे, अगला एजेंडा हम तय कर लेते हैं। आप MSP पर अगर सरकार कानूनी जामा पहनाए तो रास्ता निकलता दिखता है? देखिए, हम डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल रास्ता नहीं निकलेगा। रास्ता पे हमारे दोनों हैं कि जब तक वो 3 काले कानून नंबर 1, यही तो जिद हो गई। फिर ये जिद नहीं है भाई साहब, उसमें कोई चीज हमारे पक्ष की नहीं है। सारी चीजें हमारे खिलाफ है। आप जितने संशोधन करना चाहते हैं उतने करवाइए, MSP अगर मान जाए सरकार। एक संशोधन पे आज बात हुई थी, एक सज्जन ने क्वेश्चन कर दिया था, उस पर बात हुई कि 1955 का जो अधिनियम है जमाखोरी कालाबाजारी का, एसेंशियल कमोडिटीज, हाँ जी, तो उसको क्या आप हटाएंगे? ये क्वेश्चन किया तो पीयूष गोयल जी ने उसकी वकालत की कि वो तो बहुत अच्छा है। हमने कहा कि व्यापारी को उसमें जमा करने पर कोई लिमिट नहीं है, ना समय की ना क्वांटिटी की, पर किसान की लिमिट आप क्यों तय करते हैं? तो वहां वो थोड़ा सा हड़बड़ाए भी, तो वो कहीं और ले गए और कहा कि FCI बहुत अच्छा है। तो हमने FCI के बारे में बताया, 1 मिनट लूंगा केवल, कि 2014 में जब सत्ता आपने संभाली थी तो FCI पर 90,000 करोड़ का कर्जा था। आज 3.5 लाख करोड़ का कर्जा FCI पर है, आपने उसको पैसा नहीं दिया। अब ये 3.5 लाख करोड़ का जो कर्जा है,
ये कहां से पटाएंगे आप? और जब तक एफसीआई बर्बाद हो चुका है, क्या एफसीआई को वो तो शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट ने कहा था एफसीआई को डिसमेंटल करो। हाँ, तो ये आपका डर है कि वो डिसमेंटल हो जाएगा, सरकारी खरीदी कैसे होगी, और ये जो पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली है हमारी, ये भी धाराशायी हो जाएगी। तो वही मैंने जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल मिल रही है, हाँ जी, वो कैसे मिलेगी? वही मैंने पूछा कि क्या इसका बेचने का इरादा है, तो बोले नहीं, कोई बेचने का इरादा नहीं है। बद्री नारायण चौधरी, आप पहले दिन से ये मेंटेन कर रहे हैं कि एमएसपी पर सरकार से कानूनी गारंटी ले लें किसान तो कोई समाधान निकलेगा। यहां पर मैंने इसीलिए डिटेल में अपराजिता से भी सवाल पूछे और कक्का जी से भी। आपको लगता है कि वो एक मीटिंग ग्राउंड हो सकता है या उसे अवॉइड कर रही है सरकार? संदीप जी, देखिए, जब किसान अगर कर्जा लेता है तो उसके कर्जे को लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत, किसी कानून के तहत वसूल किया जाता है। तो फिर किसान की उपज का मूल्य किसी कानून के तहत क्यों नहीं दिया जा सकता? हाँ, अगर उपभोक्ता का संरक्षण कोर्ट कानून है, ऋण वसूली न्यायाधिकरण है, पर्यावरण न्यायाधिकरण है, मानवाधिकार आयोग है, कृषि उपज मूल्य केवल एक सीएससीपी बना रखा है जिसको भी कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। इसलिए किसान आयोग भी बने, कृषि नीति भी बने, कृषि उपज का आयात निर्यात नीति भी तैयार हो और एमएसपी का कानून बने। यदि एमएसपी के नाम से नहीं बनाते, कोई डब्ल्यूटीओ की प्रॉब्लम आती है, तो इसके तरीके और भी हैं। 3,60,000 करोड़ की सब्सिडी है, प्रधानमंत्री बीमा है, बहुत सारी चीजें। इनके अगर एक मुश्त डीबीटी किसान के नाम में जाती है तो शायद पर कैपिटा, पर एकड़ जो है, छोटे किसान को बहुत नहीं, उसके रास्ते बहुत हैं। बद्री नारायण जी, गलत कह रहा हूं मैं, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। बद्री नारायण जी, इसके रास्ते बहुत हैं और रास्ते निकाले जा सकते हैं। डब्ल्यूटीओ कोई समस्या नहीं है, यह बात मैं अपने कार्यक्रम में कह चुका हूं। विकासशील देशों की कैटेगरी में आते हैं, हम 10% सब्सिडी दे सकते हैं। विकसित जो देश हैं वो 5% सब्सिडी दे सकते हैं। पर आज की तारीख में हमारे यहां पर किसानों को सब्सिडी कितनी मिलती है? 15,674 रुपए। जापान में मिलती है 7 लाख रुपए, कनाडा में मिलती है 11,44,000 रुपए, अमेरिका में मिलती है लगभग 42 लाख रुपए की सब्सिडी। यानी कि वहां पर अगर कीमत से नीचे भी खरीदी होती है, और होती है, यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती हैं। इसका जिक्र दिसंबर 2012 में तत्कालीन राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली कर चुके हैं। वो देश के वित्त मंत्री भी रहे मौजूदा सरकार में। उन्होंने कहा 6,000 करोड़ की रोजाना सब्सिडी देता है किसानों को अमेरिका, तो वो सब्सिडी से वो रास्ता निकाल लेते हैं। तो हम भी निकाल सकते हैं। वो डब्ल्यूटीओ को मानते नहीं, हम मानते फिरे और एमएसपी ना बनाएं, उसको कानूनी गारंटी ना दें। ये कौन सा तर्क है? बद्री जी, गलत कह रहा हूं तो बताइए। कानून ही बनना चाहिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिना कानून के और किसान के साथ में अब तक जो ज्यादती हुई, उसके से बाहर निकलने का एक मौका है। ये जो बॉर्डर पर बैठे हैं, इनके दबाव में सरकार आई हुई है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। एक 3 बिल वापस लेने की किसी बहकाने वाली बातों में नहीं आकर के और किसान की वास्तविक समस्या की तरफ नेता बंधुओं को बढ़ना चाहिए, वरना इस सरकार और इन नेताओं के बीच में कोई निर्णय नहीं होगा। और कोर्ट की कमेटी, जिसमें हमने भी आज सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगा करके निवेदन किया है कि इस कमेटी को बढ़ाइए, बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी नहीं, लेकिन सारे स्टेक होल्डर्स इसमें हों, सब स्टेक होल्डर्स हों, जो प्रतिनिधि ज्यादा हों, हाँ, ताकि वो अपने तर्क पूर्वक किसान की वास्तविक समस्याएं, जिनको वो किसान ही समझ सकता है, ये अफसर और नेता नहीं जानते, और उनको प्रतिनिधि सब मीटिंग में जोड़ो, कमेटी में जोड़ो, उसके बाद उनको चर्चा करने दो। मैं नहीं मानता कि किसान का विषय तर्कपूर्वक रखेंगे तो कोई उद्योगपति या व्यापारी मना करेंगे, कोई नहीं करेगा, पूरा देश उसके साथ देगा। नहीं, यहां पर यह भी तर्क दिया जाता है। बद्री बाबू अपराजिता के सहयोगी हैं, ये लोकसभा में हैं, अपर हाउस में, राज्यसभा में सांसद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने मेरे शो में एक दिन कहा कि राजा बना व्यापारी, जनता बनेगी भिखारी। तो राजा व्यापारी नहीं बनना चाहिए। तो ये तेल, जो ये पेट्रोल डीजल के दाम 13 बार ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते हैं, एक दफा में 9 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते हैं। तो ये तेल के खेल में तो व्यापारी बन जाए, किसानों को वाजिब कीमत देने पर कहने लगे ना जी, राजा नहीं बनेगा व्यापारी, वरना जनता बन जाएगी भिखारी। ये कौन सा अर्थशास्त्र है?
नहीं, हमने तो कोई राजा को व्यापारी बनने के सुझाव नहीं दे रहे, वो तो उनकी गरज है पीडीएस के तहत खरीदारी की, इसलिए वो खरीदते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि कानून के अंतर्गत और किसानों की लागत जो जेब से खर्च हो रही है वो उनको अवश्य दी जाए, वो नहीं छोड़ेगा उसको, वो नहीं छोड़ेगा। रोहन गुप्ता, आपको लगता है समाधान कहीं निकलेगा? ये देखिए 3 दिसंबर से हम वही तर्क सुन रहे हैं, 3 दिसंबर और 15 जनवरी में कोई फर्क नहीं है, नया साल भी आ गया, वही बात थी 3 दिसंबर को जो आज हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये मीटिंग के नाम पे हमारे अन्नदाता के साथ चीटिंग हो रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं संदीप जी, अभी आपने भाजपा के प्रवक्ता को जब पूछा कि एमएसपी आप क्यों उसको लीगल रूप नहीं देते, उन्होंने कहा फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, उनके मुंह से वो बात निकल गई। और बात यहाँ पे मुझे लगता है सरकार को समझाने की जगह समझने की जरूरत है। आज कृषि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में की, तब कहा कि हमने पहलुओं को समझाने का प्रयत्न किया, किसान समझे नहीं। ये संदीप जी ऐसी बात है कि किसी को जहर दिया जाए और उसको कहा जाए कि भैया आप थोड़ा सा ही जहर ले लो, बाद में आप 1 साल तक देखो, अगर आपको कुछ होता है तो मेरे पास वापस आओ। अगर जब किसान बचेगा ही नहीं तो वापस कहां से आएगा? जो किसान सालों से किसानी करता है, खेती करता है, उसको अपना अच्छा बुरा मालूम नहीं है और सरकार उनके ऊपर कोई चीज थोप देगी, तो मुझे लगता है जब मूल चीज में ही अगर खामी हो तो उस पर क्या डिस्कशन होगा। आज एमएसपी की जब बात करी गई, जब काफी किसानों ने ये चीज कही, उस बात को उड़ा दिया गया। उनको कहा कि भैया अगर आपको डिस्कशन टेबल पे आना है, पहले ये कानून को आप साइड में रखें, वापस डिस्कशन शुरू करें और जो अच्छा होगा किसानों के लिए पूरे सबको साथ में लेके वो आपकी। एमएसपी कब लागू हुई थी रोहन? 1967 में ना, 1967 से 2021 में आ गए। सबसे ज्यादा राज आपने किया, आपने एमएसपी को कानूनी जमा क्यों नहीं बनाया? देखिए संदीप जी, बिल्कुल हमारे अगर 2019 के मैनिफेस्टो में आप देखें, हर जो सिस्टम है उसकी खामियां होती हैं, प्लस होती है, माइनस होते हैं। मैं जानता हूं, ऐसा नहीं कि वो सिस्टम परफेक्ट थी, और इसीलिए अगर कोई सिचुएशन है, कोई सिस्टम में खामी है, तो आपको धीरे धीरे उसको इंप्रूव करना होगा। और जब आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, एक प्रोटेक्शन था मंडी सिस्टम में, एपीएमसी सिस्टम में, जिसपे आपका शोषण नहीं हो सकता था और कोई प्रोटेक्शन नहीं था। रोहन गुप्ता, अब मैं आंकड़े आपको भी बता दूं, 2015 में ही शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट थी, आपकी सरकार तब गए हुए 1 साल भी नहीं हुआ था। शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट में कहा गया देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी सिर्फ 6% होती है, उसमें भी अधिकांश हरियाणा और पंजाब में, हरियाणा में 85%, पंजाब में 89%। पहली बात। दूसरी बात, पिछले 10 सालों में, जिसमें आपकी सरकार भी आ गई, इक्रियर ओईसीडी की रिपोर्ट है, 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है किसानों को, क्योंकि उनकी फसल एमएसपी से नीचे खरीदी गई। इक्रियर ओईसीडी की रिपोर्ट है। तो एमएसपी पर आप कहें नहीं जी उस वक्त कुछ नहीं होता था, किसान उस वक्त मजबूर था, आज भी मजबूर है। आज वो परेशान होकर सड़क पर आ गया। परेशान तो वो आपके टाइम पर भी था, आप बताते रहिए हमारे टाइम पर 121 बढ़ा दिया, इन्होंने 44% एमएसपी बढ़ाया। वाजिब दाम कभी नहीं मिले किसानों को, यह कड़वी हकीकत है इस देश की। देखिए संदीप जी, आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि कोई भी सिस्टम होती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि एमएसपी पे सारा माल खरीदा जाता था, पर अगर एमएसपी 145% बढ़ाई जाती है, उसमें इंक्रीज किया जाता है, 6% लोगों की तो बिकी। कुशन, सुनिए, मैं आपको वही बता रहा हूं, उसमें कुशन तो है। अगर मैं उसको इंक्रीज ही 25-50% करूंगा, कहां पे प्रोटेक्शन है? और आप देखिए, जब ये सरकार आई थी, कॉस्ट प्लस 50% की बात की थी, वो बात कहां पे चली गई? बोनस देने की बात की, पहली बार हुआ इस सरकार ने किसी भी प्रकार के बोनस देने से पूरा इनकार कर दिया, बोनस को कैंसिल कर दिया। वो जाने दीजिए, जमीन अधिग्रहण का कानून लाया गया, उसमें जमीन छीनने का प्रयास किया। ये कांग्रेस बीजेपी नहीं है। संदीप जी, 1 मिनट देखिए, मैं नहीं करता ना, 1 मिनट ना, बात सुनिए, हमें जड़ में जाना होगा। नहीं करता हूं, 1 मिनट रोहन, हियर मी आउट। रोहन, जड़ में जाना होगा समस्या के। जय किसान का नारा दे गए थे लाल बहादुर शास्त्री। 1970 से 2015 के बीच एक स्टडी की गई, 45 साल के बीच किस समुदाय की, किस वर्ग की आय कितनी बढ़ी। किसानों की आय 45 साल में 19 गुना बढ़ी। एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह भी 150 गुना से ज्यादा बढ़ गई, सरकारी कर्मचारी की भी 200, 300, 400 गुना सबकी आमदनी बढ़ गई। और किसान को कहते हो जय किसान, और उसकी आमदनी बढ़ी 19 गुना। आप भी शामिल हैं इसमें, बीजेपी भी है। बिल्कुल संदीप जी, मैं मेरी बात कंप्लीट कर दूं और आपका जवाब उसमें मुझे लगता है मिल जाएगा।
मैंने कहा कि 2019 में जब हमारा मैनिफेस्टो था, हमने ये सारी परिस्थितियों को करके हमने 2 वादे किए कि एपीएमसी जो एक्ट है उसको हम लोग उसमें सुधार लाएंगे और एपीएमसी को हम फार्मर के पास में ले जाएंगे, जिसको उसको ज्यादा दूर ना जाना पड़े और उसको अच्छा मूल्य मिले। देखिए, हर सिस्टम में सुधार कर करके उसको सिस्टम को बनाया जाता है। 70 से सुधार नहीं हुआ, पौने दाम मिलते रहे हैं किसानों को। किया हमने किसानों को, सुनिए और यहाँ पर नैरेटिव चलता है टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल नहीं संदीप जी, जब हमारी सरकारें थी किसानों का ऋण भी हमने माफ किया, एमएसपी 150%। 45 साल में 19 गुना आमदनी बढ़ी, पिछले 4 सालों में 0.44% इनकम बढ़ी है किसानों की। कह देते हैं दुगनी आय हो जाएगी। काला सूट गुलाबी अखबार वाले सारे चैनल पर, अरे किसान तो पजीरो चलाते हैं, मर्सिडीज चलाते हैं, जीन्स पहनते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, इनकम टैक्स देते नहीं अपनी आमदनी पर। 86% किसान इस देश में 2-4 बीघे वाले छोटे मझोले किसान हैं। ये नहीं बताएगा कोई। गलत बोल रहा हूं तो बताइए। रोहन, आप ही से है सवाल जी। आवाज आपके बीच में, एक रिपीट करेंगे प्लीज सवाल। मैं ये कह रहा हूं कि ये काला सूट गुलाबी अखबार वाले यहां पर बताते रहेंगे किसान तो भाई धनाढ्य हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, मित्सुबिशी पजीरो चलाएंगे, लैंड क्रूजर चलाते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, जीन्स पहनते हैं, इनकम टैक्स भी नहीं देते, मालूम ही नहीं या बताना भूल जाते हैं। मालूम तो इन्हें अच्छा खासा है। 86% किसान इस देश में 2 हेक्टेयर से नीचे वाले किसान हैं। 8,600 रुपए की उनकी मासिक आय है। आप घर में मेड भी रखते हैं 8,600 रुपए की, इनको बता देते हैं लैंडलॉर्ड्स। बिल्कुल संदीप जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। इतने दिन से अगर किसान रोड पे बैठे हैं, किसान ऐसे ही नहीं बैठे हैं। और संदीप जी, आपने एक सवाल पूछा कि 3 कानून, अगर आप तीनों कानून को साथ में देखेंगे, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जो कानून है, उससे सरकार की मंशा दिखती है कि वो जो होर्डिंग की क्वांटिटी की जो हटाने का ट्राई किया, इसका मतलब क्या? अरे मंशा ही तो, मैं मंशा का ही खुलासा कर रहा हूं। मंशा आपकी क्या थी या बीजेपी की क्या है? घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं तभी राहुल गांधी। अब 1 मिनट, अब मैं खालिस राजनीतिक सवाल पर आ रहा हूं। एलजी के दफ्तर का, अनिल बैजल के दफ्तर का घेराव करने का वक्त मिल जाता है राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को। बड़ा कन्वीनियंट है ना, दिल्ली में ये एलजी का दफ्तर। किसान 51 दिन से कड़ाके की ठंड में बैठा है, वहां तो जाओगे नहीं। ये अपनी सियासी जमीन पाने का अच्छा खासा रास्ता मिल गया किसानों के नाम पर। बिल्कुल नहीं संदीप जी, हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसानों की जो मुद्दे हैं उसका कोई राजनीतिकरण हो। हम, हमारा जो जिम्मेदारी है विपक्षी, वो हम निभा रहे हैं। वहां पे लंगर भी चल रहे हैं, हमारे नेता भी जा रहे हैं, पर हम नहीं चाहते हैं कि कल कुछ ये कहा जाए कि देखिए राहुल जी वहां जाके तो राजभवनों का घेराव क्यों कर रहे हैं? आज घेराव किया ना, वो हमारी जिम्मेदारी है। किसान अधिकार मार्च बता रहे हैं सरकार। बिल्कुल संदीप जी, हम विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार पे दबाव बनाए कि किसान वहां पे बैठा हुआ है, अपना अहंकार छोड़े और ये कानून वापस ले। वो हमारी जिम्मेदारी हम निभाएंगे। विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी है, हम हर जगह किसान के साथ खड़े हैं, क्योंकि किसान का जो अस्तित्व मिटने की जो बात ये 3 काले कानून में कही है, कांग्रेस इसके खिलाफ है। ये काले कानून सरकार को वापस लेने होंगे, अपने अहंकार छोड़ना होगा और सबको मिला के आप बिठाइए, सबको डिस्कशन कीजिए। डिस्कशन के बाद जो चीज आती है उसको आप इंप्लीमेंट कीजिए। अगर आप किसी पे थोप देंगे संदीप जी, मुझे जो चीज की जरूरत नहीं है मुझ पे थोप दी जाएगी, अगर उसको मैं विरोध करूंगा। अब 1 मिनट, जसबीर सिंह स्क्रीन पर। जसबीर जी, ये घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं ना। मैं 70 से अब तक का पूरा वाकया देश के सामने रखा है। वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई हो, सरकार में आते ही जय किसान का नारा लगाते हैं। किसान को उसकी कीमत के वाजिब दाम कभी मिले हैं क्या, या इसकी चर्चा भी हुई है? और मैं मीडिया का आदमी हूं, मीडिया में भी ये तो आप लोगों के आंदोलन के चर्चे हम इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, किसानों की तो चर्चा ही नहीं होती। यह कड़वी हकीकत नहीं है क्या देश की? संदीप जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं, हमारे को जहां भी जोड़ा ना कम टाइम देकर इनकी बात सुनी जा रही है। ये तो जब चर्चा में बैठते हैं ये तो अपनी घोड़ियां गाते रहते हैं, अपनी बातें सुनाते रहते हैं। वही हाल मनसा सरकार की है कि किसान को किसी ने 73 साल में पहचाना ही नहीं है। अभी भी सड़कों पर रुल रहे हैं किसान। तो जेडे निर्दलीय दल हैं जो भी, वो बोल रहे हम किसान के साथ हैं, हम किसान के साथ खड़े हैं। इनको बोलो हम तो अपने बच्चे भी लेकर इधर बैठे हैं, हमारे बूढ़े भी इधर बैठे हैं, हमारी औरतों भी इधर बैठी हैं। ये कौन सा हमारे सहयोग कर रहे हैं? बिल्कुल अपनी रणनीति कर रहे हैं,
अपनी जो जमीन तलाशना चाहते हैं। दूसरी बात मैं बोलूं आपको कि जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी की बात है कि जो किसान को क्यों नहीं एमएसपी देना चाहते। 23 फसल के ऊपर एमएसपी है हमारा, अभी 2 फसलों के ऊपर देते हैं पंजाब में। उसके में जो धान की खेती है 25-30% व्यापारी वो भी अपनी मर्जी से खरीदता है, उसमें भी पूरा एमएसपी नहीं मिलता। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, एक कारखानेदार अपनी कोई चीज बनाता है, उसमें लागत देखता है मेरी कितनी लगती है, और उसमें वो 50% प्रॉफिट रख कर फिर बेचता है। तो किसान की जो फसल है वो मंडी में जाती है तो व्यापारी उसका मन मर्जी से रेट लगाता है और कार निर्माता जितने अधिक कह रहे हैं जसबीर जी, अभी जनवरी में 50-50 हजार तक कीमतें बढ़ा दी कि जी हमारे रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया है, तो कीमतें बढ़ गई हैं कारों की। देखो कीमतें कौन सी बढ़ गई हैं, इनके तेल डीजल की कीमतें कहां जा रही है, खाद के ऊपर इन्होंने सब्सिडी उठा लिया है, दवाइयों का रेट कहां चल गया है, मशीनरी जो है खेत में कितना इसमें लागत आ रहा है, इन्होंने तो कुछ भी नहीं बढ़ाया। तो ये बात कर रहे हैं कि हम वो है। दूसरी बात, ये सरकार कुछ भी नहीं करना चाहती। इसकी जड़ी है 9 दौर की मीटिंगें चल गई हैं। 30 दिसंबर को जो मीटिंग हुआ उसके अंदर इन्हें लचकीलापन दिखाया कि नया साल आने वाला है, किसानों का गुस्सा ठंडा करें। इन्होंने बोल दिया हमने जो बिजली का है, जो पराली का है, उसको हम वापस ले लेते हैं। जो एमएसपी का और जो तीनों खेती कानूनों का बिल है उसके ऊपर हम 3 जनवरी को विशेष उसका समाधान निकालने के लिए बात करेंगे। तो 3 तारीख को इन्होंने कुछ भी नहीं किया, उसके बाद 8 तारीख को भी इसने कुछ नहीं किया, आज 15 तारीख है, उसके ऊपर भी ये बोल रहे हैं अभी तक कोई लिखित प्रमाण जो लिखित गारंटी नहीं आई है। तो यहां पर देखिए एतबार भरोसे की कमी है अपराजिता। अब 30 तारीख को जो बात कही गई कि नहीं जी 4 में से 2 बातें मान ली, और आप थी उस दिन कार्यक्रम में, मैंने कहा था ये अरिथमेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये गणित की प्रॉब्लम नहीं है कि 4 में से 2 बातें मान ली। वो जो 2 बातें, मैं आ रहा हूं जसबीर जी आप ही के पास, वो जो 2 बातें मानी थी उसका भी कुछ भेजा नहीं है आपने लेखा जोखा। 1 मिनट जसबीर जी अपराजिता को रिस्पॉन्ड करने दें। देखिए हम लिख कर देने के लिए तैयार हैं। अरे रजामंदी की बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी सारे मीडिया ने। नहीं, उन्हें अपना समर्थन देना है, आप हमें लिख कर दें, हम राजी हो गए। वो तो रजामंदी हो गई थी, ये तो तैयार है। ये थोड़ा कहेंगे कि पराली का कानून 1 करोड़ का जुर्माना ना हटाइए, वो तो हटाने के लिए तैयार थे। बिजली संशोधन विधेयक को ना बनाइए कानून। समर्थन तो दें, अरे हमारी बात मान तो ले, कह तो दे हाँ हम लिख कर दे देंगे, लेकिन बात अगर मानेंगे नहीं तो लिख कर हम कैसे दें। अरे आपने 2 चीजों पर रजामंदी हुई, उस पर लिख कर नहीं देंगे। जरूर लिख कर देंगे, तो वो 15 दिन हो गए, क्या दिक्कत क्या है? नहीं तो वो 15 दिन हो गए, लिख कर क्यों नहीं दिया कि 2 बातों पर रजामंदी हो गई तो लिख के दे दो, लिख के क्यों नहीं दिया सरकार ने अभी तक? मैं आपको बता दूं, मीटिंग का प्रोसीडिंग होता है, हर एक मीटिंग की प्रोसीडिंग होती है, मीटिंग की प्रोसीडिंग हो गई। जब ये समाधान हो जाएगा, इस समस्या का, इस विवाद का हल निकल जाएगा, तो एक ऑर्डर में सारी बातें आ जाएंगी। तो बहुत जसबीर जी रिस्पॉन्ड कीजिए, जसबीर स्क्रीन पर। जब समस्या का पूरा हल निकल जाएगा, पराली और बिजली संशोधन विधेयक पर भी लिखित में आ जाएगा आपके पास, पहले समस्या का हल तो निकले। देखो जो बिजली का है वो तो पहले 6 महीने हो गया, वो तो बिल वैसे ही खत्म हो गया, उन्होंने पार्लियामेंट में लेकर नहीं गया, वैसे खत्म हो गया। जो पराली का लेकर आए हैं 1 करोड़ जुर्माना, 5 साल की सजा का, उसमें हम कहना चाहते हैं कि इस देश में बड़े बड़े कातिल घूम रहे हैं, बड़े बड़े अपराधी घूम रहे हैं जिनको कभी सजा और जुर्माना नहीं मिलता, लेकिन एक किसान अन्नदाता है जो पूरे देश का ढिड पालता है, उसका पूरे देश का अन्न भंडार भरता है, उसको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, उसकी उतनी जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है जितना उसको जुर्माना है, और 5 साल को उसको सजा देकर वो क्या करेगा देश में? पर पराली नहीं जलानी चाहिए ना लोग जो है। ये सरकार किसानों की दोनों की जिम्मेदारी है। हाँ 1 करोड़ का जुर्माना बहुत ज्यादा नाजायज है, पर यह थोड़ा कि किसान खड़ी अपनी पराली जला देगा और दिल्ली में यहां पर हमारे बच्चे प्रदूषित हवा सूंघते फिरेंगे। पराली के ऊपर ठीक है समस्या है,
जो बड़ा किसान है वो अपनी पराली नहीं जलाता, जो छोटा किसान है उसकी मजबूरी है, उसको जलाना पड़ता है। उसके लिए सरकार सोचे उसको क्या देना है। हमने बोला है कि उसको 2500 रुपया 1 एकड़ का उसको दो बोनस दे दो, जहाँ 100 रुपया उसके 1 क्विंटल पर बोनस दे दो। हम कहना चाहते हैं कि किसान 10 दिन पराली जलाता है और पूरे दिल्ली तक उसके प्रदूषण का रौला पड़ जाता है, लेकिन जो फैक्ट्रियां हैं, इतनी इतनी फैक्ट्रियां हैं और कितना कितना प्रदूषण, गाड़ियां हैं कितना कितना प्रदूषण निकालती है। किसान 6 महीने ऑक्सीजन देता है हरी फसल के साथ, सिर्फ 10 दिन में वो पराली का धुआं जो थोड़ा सा होता है उसके ऊपर किसान के ऊपर इतना बड़ा डंडा कसा जा रहा है। ये बिल्कुल किसान को खत्म करने की नीति है, किसान को। ठीक है, 1 मिनट कक्का जी, दरअसल दिक्कत है एतबार की, भरोसे की। भरोसा कैसे कायम होगा? देखिए, पूरे देश में पहले भी मैंने कहा है कि आज विश्वास का संकट है। किस पर विश्वास करें? 73 सालों में हमको इतना ठगा गया है, इतना छला गया है अलग अलग लोगों के पार्टियों के द्वारा कि अब भरोसा किसी पे होता नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि जो पराली वाला कानून है, ये है, इस पे हम आदेश जारी करेंगे, लिख के वाली बात नहीं हुई थी, वो अभी तक आदेश जारी हुआ नहीं है। और हरियाणा का पराली का मामला है, राष्ट्रीय समस्या भी नहीं थी वो। मुख्य मुद्दा ये आया कि हम प्रारंभ से एक ही बात कह रहे हैं कि हमको लिखा पढ़ी, हम 50 साल नहीं, ये भरोसा कायम कैसे होगा? ये भरोसा पहला कदम क्या हो सकता है? सरकार आदेश जारी करे इन दोनों कानूनों को लेकर। हाँ, पराली को लेकर और विधेयक को लेकर। हाँ, आदेश जारी कर, आदेश जारी करेगा। भरोसा कैसे कायम हो? बद्री बाबू 30 सेकंड। इसमें बीच में मैं ये बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार में आदेश दे दिया कि 100 रुपए क्विंटल बोनस दिया जाए, और जैसे जिस प्रकार हरियाणा ने 7,000 रुपए एकड़ का क्षतिपूर्ति करके लोगों को और वहां से धान पैदा करने के बजाय और डाइवर्ट किया है, इस प्रकार का प्रलोभन दिया जाए या उनको मशीनरियां उपलब्ध करवाई जाए, ये राज्य सरकारों पर डाला हुआ है। पंजाब की राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने किसानों को, जो छोटे किसान हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से सपोर्ट करे। इसमें लिख के देने की जरूरत बची नहीं बाकी। तो मतलब राजनीति हावी हो जाती है, बात यही है। रोहन, भरोसा कैसे कायम हो? पहला कदम क्या हो सकता है? 30 सेकंड। देखिए, मुझे लगता है संदीप जी, भरोसा तोड़ने की शुरुआत सरकार की तरफ से हुई है। अगर ये डिस्कशन करके ये सारी चीजें लाई जाती तो मुझे लगता है कि परिस्थिति ना होती। और ये सरकार अहंकारी है, उसमें सब लोग जानते हैं कि अभी लड़ाई सरकार के अहंकार और किसान के आत्मसम्मान के बीच में है। मुझे लगता है भरोसा कायम करने के पहले, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इन कानूनों पे हम लोग रोक लगाएंगे, डिस्कशन करेंगे, तो मुझे लगता है ये पहल सरकार को करनी चाहिए। सरकार को कानून वापस लेकर भूल जाना चाहिए। ये बात अहंकार की नहीं है, बल्कि हर किसी से होती है। अहंकार की बात नहीं है, हट धर्मिता नहीं, ये जिद की बात नहीं है, ये अन्नदाता की बात है। रास्ता तो निकालना होगा, सरकार को भी खुला मन दिखाना होगा और किसानों को भी कहीं ना कहीं खुला मन दिखाना होगा, तभी ये बात आगे बढ़ेगी। वरना ये न्यू इंडिया की और 2021 की ये अच्छी तस्वीर नहीं है कि हमारा अन्नदाता सड़कों पर डटा हुआ हो, अड़ा हुआ हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।